नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे हैं 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ। जो ये मेरी किताब है 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको हिंदी में, क्योंकि किताब इंग्लिश में है और बहुत लोगों की गुजारिश थी कि हिंदी में होनी चाहिए, इसीलिए। तो हिंदी में तो आ नहीं रही है तुरंत जल्दी। उसका जो वर्जन है बहुत सारी भाषाओं में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा रीड करके एक्सप्लेन करके ही आपको बता दूं, ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? ऑलराइट। तो अभी हम है पेज नंबर इसके 23 पे। ठीक है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? इफ यू आर गिविंग फूड फॉर द हंग्री मैन, आफ्टर ईटिंग ही मे बी हैप्पी। मतलब अगर हम किसी को भूख लगी है और उस आदमी को खाना खिलाते हो, तो क्या होता है? खाना खाने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाएगा। होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। ठीक है? इफ यू आर हेल्पिंग एन अनएम्प्लॉयड टू गेट द जॉब, आफ्टर गेटिंग अ जॉब ही मे बी हैप्पी। अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसको जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, अगर आप उसको नौकरी दिलाते हो, तो नौकरी मिलने के बाद वो खुश हो जाएगा। होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। इफ यू आर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द thirsty man after drinking, he may be happy। अगर कोई प्यासा आदमी है, पानी के लिए बहुत प्यासा है, प्यास लगी है उसको, अगर आप पानी पिलाते हो, तो पानी पीने के बाद वो तृप्त हो सकता है, प्यास बुझ सकती है उसकी, वो खुश हो सकता है। If you wish to go romance and after romance you may be feel happy। और किसी को घूमने फिरने जाना है, किसी के साथ में घूम फिर के आएगा, तो भी हैप्पी हो सकता है। जस्ट इमेजिन, इट्स द समर सीजन, यू आर फीलिंग हॉट, somebody switches on the fan, cool air में give happiness। मान लो समर का सीजन है, ठीक है, आपको बहुत गर्मी लग रही है और उस समय में कोई फैन को ऑन कर देता है, स्विच ऑन द फैन। ठंडी हवा से आपको आराम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। मिलेगा ना? You may feel itchy on your back at a time, and after itching you may feel good and happy। अगर आपको पीठ पे खुजली हो रही है और थोड़ा सा खुजली करोगे, तो उसमें भी हैप्पीनेस आएगा। ठीक है? In all the above acts, we are getting a happiness, but it is long lasting? The answer is no। जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, क्या ये हैप्पीनेस हमको परमानेंट देते हैं? शाश्वत है क्या? नहीं है। ये बहुत टेम्पररी है, थोड़े काल के लिए है। एनी हाउ, इफ आई हैव टू वर्क हार्ड, शुडंट आई ट्राई फॉर द परमानेंट हैप्पीनेस रादर देन टेम्पररी हैप्पीनेस? मतलब अगर हमको हार्ड वर्क करना ही है, अगर हमको हार्ड वर्क करना ही है, तो हम शाश्वत पे क्यों ना करें, टेम्पररी पे क्यों करें? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जिंदगी में अगर हमको हार्ड वर्क करना ही है, तो हमें टेम्पररी पे नहीं करना चाहिए, जो फजूल का है। हमें तो शाश्वत के ऊपर काम करना चाहिए। इन एनी केस, इफ यू हैव द टू expend energy to achieve goals, why not aim for the significant and meaningful goals rather than the meaningless goals? अगर हमें ऊर्जा लगानी है, एनर्जी को लगानी है, तो कहाँ लगाएंगे? जो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है,
मीनिंगफुल है उसके ऊपर एनर्जी लगानी चाहिए, मीनिंगलेस के ऊपर क्यों एनर्जी लगानी है? This book will give an idea of how to get a clarity in your goals and pursue and achieve significant goals. मतलब ये जो किताब है आपको एक क्लैरिटी देगी आपके गोल के लिए कि आप शाश्वत, सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। You will also get idea of the 7 most important factors for success। इसके अलावा आपको इसकी भी आइडिया मिलेगी कि 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं आपको सक्सेस होने में, कामयाब होने में मदद करती है। जैसे कि बिलीफ है, गोल क्लैरिटी है, पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन है, लाइफस्टाइल है, माइंडफुलनेस है एंड कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है। योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। मतलब हमारा जो क्वालिटी है लाइफ का, ये कम्युनिकेशन के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को। हम खुद को भी कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा कम्युनिकेशन, और दूसरों के साथ करते हैं वो इंटर कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन, ये एक्सटर्नल है, और इंटरनल खुद के लिए है। बिलीफ वर्क्स एज अ कंपास एंड गाइड अस टुवर्ड द डेस्टिनेशन। देखो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कंपास की तरह काम करता है और हमें हमारे गोल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने में मदद करता है। टुमारो नेवर कम्स, व्हेनेवर इट कम्स लाइक टुडे। मतलब कल कभी आता ही नहीं है। जो कल मतलब फ्यूचर, हिंदी में तो टुमारो के लिए भी कल बोलते हैं और यस्टरडे के लिए भी कल ही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ फ्यूचर के लिए बात करता हूं मैं। तो कल मतलब पर टुमारो नेवर कम्स, फ्यूचर कभी आता नहीं है, मतलब भविष्य कभी आता नहीं है। जब भी आता है तब वर्तमान बन के आता है। इसीलिए क्या करना है? सो कॉशियस अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, फोकस इज इसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। मतलब वर्तमान में जियो। स्वामी विवेकानंद ने भी सही कहा था, योर फ्यूचर इज, योर present is determined by your past and your future will be determined by your present, so be cautious about your present। वर्तमान को ध्यान में रखो, यह वर्तमान ही है आपके भविष्य को निर्माण कर रहा है, इसीलिए वर्तमान के साथ बहुत कॉशियस रहो। फोकस इज इसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। फोकस बहुत जरूरी है कि हमारी एनर्जी को हम सही दिशा में एक गाइड कर सकते हैं। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। ये ऊर्जा का ही खेल है पूरा, एनर्जी का ही खेल है पूरा। वन मस्ट नो हाउ टू चैनल इट। मीनिंगफुल लाइफ हैपेंस ओनली व्हेन ऑल गोल्स आर इन हार्मोनी। ये पूरा एनर्जी का खेल है। आदमी को पता होना चाहिए कि किस दिशा में उसको लगाना है। ठीक है। अगर आपका लाइफ हार्मोनी में चल रहा है तो आपके पास बहुत एनर्जी आएगी। अगर डिसहार्मोनी है, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिसिपेट हो रही है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मीनिंगफुल लाइफ हैपन्स ओनली व्हेन ऑल गोल्स आर इन हार्मनी। मतलब महत्वपूर्ण लाइफ, जिंदगी आप तभी जी सकते हैं आपके जितने भी गोल्स है हार्मोनी में होने चाहिए। जब गोल कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर आएगा तब हम पूरे सिखाएंगे आपको शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, पर्पस इन लाइफ, अल्टीमेट गोल, इसको कैसे अलाइन किया जाता है। उस चैप्टर में हम सीखेंगे उस चीज को। फिलहाल यही आप यहाँ देखेंगे कि मीनिंगफुल गोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हार्मोनी के लिए। ऑलराइट, व्हील ऑफ लाइफ। अभी हम बात करेंगे व्हील ऑफ लाइफ के बारे में।
ये जो किताब में ये डायग्राम दिया है मैंने व्हील ऑफ लाइफ का, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स कहेंगे हम उसको, फिजिकल है, मेंटल है, करियर है, सोशल है, मनी है, स्पिरिचुअल है एंड फ्रेंडनेस है। ये सारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एक डायमेंशन अगर मिस कर देता है तो हम आनंद नहीं ले सकते। मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, हेल्थी, फिजिकल हेल्थी नहीं है, क्या करेगा वो? 1 लाख रुपए जेब में है और घूमने गया है और परचेसिंग करना चाहता है शॉपिंग में, माइंड स्टेट ही ठीक नहीं है, तो क्या एंजॉय कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। पैसा बहुत है, अच्छा घर है, लेकिन बीमार आदमी है, क्या करेगा उस पैसे का? ठीक है, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। किसी के पास बहुत कुछ होता है, मेरे पास कुछ कोचिंग के लिए लोग आते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं, स्पिरिचुअल डायमेंशन इज मिसिंग। ठीक है, तो इसको मैं एक थोड़ा ग्लिम्स डाल देता हूँ। द व्हील ऑफ लाइफ कंटेन्स एलिमेंट ऑफ फैमिली, करियर, मनी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप। मतलब ये सारा जब होता है, इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट इज आउट ऑफ बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई सेलिब्रेट एंड celebrities and entrepreneurs are seeking spiritual retreats to find a peace। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, वो पीस ऑफ माइंड खोजते हैं। क्यों? पैसा तो बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों? स्पिरिचुअल डायमेंशन मिस हो रहा है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 1980-85 के करीब में विनोद खन्ना इज एक्टर इन बॉलीवुड एंड ही वाज द पीक ऑफ द हिज सक्सेस। सक्सेस के एक पीक पे था, अच्छा खासा नाम था, पैसा था, सोशल स्टेटस था, सब कुछ था, सब कुछ छोड़ दिया। घर को भी छोड़ दिया, मर्सिडीज बेंच को बेच दिया और वो शो के आश्रम में जाके 5 साल बैठ गए थे वहां पे। गार्डनिंग का काम किया, छोटे छोटे काम किए और स्पिरिचुअलिटी सीख रहे थे। क्यों? वो डायमेंशन मिस हो गया था। ये जरूरत होती है आदमी को, इसीलिए आदमी को लाइफ, व्हील ऑफ लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। When rational thinking arises, why I am born, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, व्हाट इज माई पर्पज इन लाइफ, मेरे जिंदगी का पर्पज क्या है, व्हाट विल हैपन आफ्टर माई डेथ, मेरे डेथ के बाद क्या हो जाएगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस दुनिया में भगवान है या नहीं है। When these questions are arises your in your mind, it indicates your spiritual need, you need spiritual guidance। मतलब जब भी आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हो, इस सवाल आपके मन में आता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, इस दुनिया में भगवान है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ ले जाती है? स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ ले जा रही है। क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच, मतलब रिच किसको कहते हैं, श्रीमंत किसे कहेंगे हम? इन द एंसेंट एज देयर वाज नो करेंसी, पुराने जमाने में कोई करेंसी नहीं थी, चलन नहीं था। ट्रेडिंग वाज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ जस्ट एक्सचेंज ऑफ वर्क। बस ट्रेडिंग ऐसे हो रहा था, व्यवहार, कि एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, ये काम करेगा उसके बदले में दूसरा वो काम करेगा। मोर ओवर द प्रॉपर्टी वाज जस्ट लैंड एंड एनिमल। प्रॉपर्टी क्या थी? वो जानवर थे, गाय भैंस होगी, घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, जो कैमल होता है, और दूसरे कुछ होंगे ऐसे याक वगैरह, बकरी होगी, भेड़ बकरी होगी, और कुछ एनिमल हो सकते, जो छोटे पक्षी भी हो सकते, जैसे मुर्गी है, और कुछ होगा। यही तो उनकी प्रॉपर्टी थी, और क्या क्या उनके पास में, या तो जमीन जायदाद थी। बराबर है, चलन तो था नहीं उस पुराने जमाने में। और उस समय में जिसके पास ये ज्यादा थे उसी को ही हम रिच कहते थे। टुडेज वर्ड रिच कैन बी कैटेगराइज इन सेवरल वेज। आज के जमाने में हम श्रीमंत या रिच का, आमिर का डेफिनेशन अलग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, समवन आर रिच इन वेल्थ, अदर आर इन हेल्थ। कि कोई पैसे में ज्यादा रिच हो सकता है, कोई हेल्थ में, मतलब फिजिकल हेल्थ में रिच हो सकता है, मेंटल हेल्थ में रिच हो सकता है, रिलेशनशिप में रिच हो सकता है ना।
कोई नॉलेज में रीच हो सकता है, कोई पब्लिसिटी में रीच हो सकता है, कोई जॉब सेटिस्फैक्शन में रीच हो सकता है, पीस ऑफ माइंड में रीच हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में कोई रीच हो सकता है। द लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट बड़ा होते जाएगा, बहुत ही लंबा होते जाएगा। इट हैज कम क्लियर It has become clear to me after my research and studies that the rich are not earning more or saving more, but do not have the desire anymore. बहुत मेरे रिसर्च से, प्रैक्टिस से मुझे ये चीज पता चल गई कि रिच वो नहीं होता है जो ज्यादा कमाता है या ज्यादा सेविंग करता है। रिच इज अ पर्सन हु डोंट वांट मोर। अब थोड़ा ये समझने में अजीब लगेगा आपको, सुनने में अजीब लगेगा, समझ में भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको जानो ठीक तरह से। जिस भी चीज के पीछे हम भाग रहे, इसका मतलब क्या है? हमें उसकी भूख है, मतलब हम उस चीज में गरीब है। क्लियर है? मान लो आपने भरपेट खाना खाया हुआ है और कोई आदमी आपको बुला रहा है, अरे भाई आ जाओ खाना खा लो। अब खाना खाओगे क्या? नहीं खाओगे। क्यों? आपका पेट भरा हुआ है। बराबर है। सिमिलरली जिस भी चीज में हम भूखे होते, हम उसी के पीछे भागते हैं। मान लो कोई आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब वो पैसे के लिए भूखा है, उसकी वो जरूरत लगती है उसको। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मतलब जिस भी चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, उसका इंडिकेशन है कि उसके अंदर की वो तमन्ना है, भूख है। तो श्रीमंत वही होगा, आमिर वही होगा, और जो रिच वही होगा जो भूखा नहीं है, पूरा सेटिस्फाइड है। नो मोर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम उसको ही कहेंगे कि असली रिच है। ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज फिनेंशियल फ्रीडम। ठीक है। देखो, फिनेंशियल फ्रीडम एक अलग चीज होती है और वेल्थ क्रिएशन अलग चीज होती है। ये दोनों अलग टॉपिक है। क्लियर है? द बुक मनी मास्टरी बाय एंथोनी रॉबिन डिस्कसेस वेरियस वेज टू जनरेट द वेल्थ। जब मैंने किताब पढ़ी थी एंथोनी रॉबिन की, मनी मास्टरी करके, बहुत सारे वेज दिए थे कैसे जनरेट करना है, लेकिन अंत में इवेंचुअली ही concluded that financial freedom is not associated with earning more money and saving. It is based solely on the state of mind. अंत में उन्होंने यही कहा था कि ये फिनेंशियल फ्रीडम एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, मेंटल स्टेट है। It is based solely on the state of mind. One of my friend a few years ago not got a salary of more than 3 lakh rupees per month, but he was financially free. मेरा एक दोस्त था, 3.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह थी उसकी महीने की, लेकिन मैंने देखा वो फिनेंशियली फ्रीडम में नहीं था। क्यों? एक घर खरीदा, दूसरा खरीद रहा है, तीसरा खरीद रहा है। अरे बार बार जरूरत के से ही ज्यादा खर्चा होगा तो आदमी फिनेंशियली फ्रीडम में थोड़ा होगा। तो अब आप देख सकते हैं, कोई आदमी 10,000 भी कमा रहा होगा क्योंकि वो फिनेंशियल फ्रीडम में है, क्योंकि उसकी जरूरतें ही कम है। ठीक है, उसकी जरूरतें ही कम है तो वो फिनेंशियल फ्रीडम में हो सकता है। तो फिनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन ये दोनों अलग टॉपिक है। तो आपको इसके ऊपर काम करना है कि आपको चाहिए क्या। अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ही काम करो, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ही काम करो, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ही काम करो। अगर फिनेंशियल फ्रीडम पे काम करना है तो फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर ही काम करो। आदमी तो मैंने देखा है फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करना चाहता है और बुक पढ़ता है वेल्थ क्रिएशन के, सेमिनार अटेंड करता है वेल्थ क्रिएशन के, वर्कशॉप अटेंड करता है वेल्थ क्रिएशन के। अरे आप जो करोगे वही तो मिलेगा। फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर किसी से बात की है? कोई किताब पढ़ी है? नहीं, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो फिनेंशियल फ्रीडम इज डिफरेंट एंड वेल्थ क्रिएशन इज डिफरेंट। मैं नहीं कह रहा हूं कि वेल्थ क्रिएशन मत करो, लेकिन जो करना है वो करो। अगर फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर थोड़ा काम करो। व्हाट यू विल प्रैक्टिस, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। मेरे बेडरूम के सामने एक मैंने ए फोर शीट में एक लिखा ही है, एक ए फोर शीट के ऊपर, व्हाट यू विल प्रैक्टिस विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। ये मंत्र है।
मतलब हम जिस भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसी में ही हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप पैसा कमाने में अगर ज्यादा समय लगाओगे तो वो तो मिलेगा ही आपको, लेकिन फिनेंशियल फ्रीडम के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो फिनेंशियल फ्रीडम भी आपको मिलेगा। ठीक है। In contrast, I observed another who earned 10,000 rupees per month but was happier, felt more financially liberated than the previous one. देखा है मैंने कुछ लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम है, 10,000 भी कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे 10,000 कमाने वाले फिनेंशियल फ्रीडम में आते। नहीं, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। You can see in sadhu or yogis sitting under a tree. He may not have money, luxury things, he might earn nothing or nothing or little, very little, but you can see he is a financially freedom. देखो, अगर आप देख सकते हो, कोई साधु संत होता है, योगी होता है, पेड़ के नीचे बैठता है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, भले थोड़ा बहुत ही कमाता होगा या कमाता भी नहीं होगा, लेकिन वो फिनेंशियल फ्रीडम में दिख रहा है, वो हैप्पी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फिनेंशियल स्टेट है। ठीक है। एक एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है। एक राजा था और जंगल में शिकार के लिए जाता है और फंस जाता है अंदर जंगल में, और एक झोपड़ी दिखाई देती है। अपने तो कुछ तो सोल्जर थे उसके साथ में, सिपाही थे, उनके साथ वो चला जाता है और आश्रय के लिए उस झोपड़ी में जाता है। और एक बूढ़ा सा आदमी आता है बाहर, उनका स्वागत करता है, अंदर लेके जाता है, पानी पानी पिलाता है, खाना खिलाता है उनको। और राजा देखता है उसके पास एक छोटा सा लालटेन है, एक लैंप है। जैसे वो लैंप से बात करता है तो उसमें से एक जिन निकलता है और पूरा खाना खिला देता है। जैसे एक जीनी और एंजल बोलते हैं, वो निकलता है और पूरा खाना खिला देता है। तो राजा सोचता है इस बूढ़े को क्या जरूरत है इस लैंप की, तो मुझे जरूरत है, मैं राजा हूँ, मेरे पास किंगडम है, मेरे लिए फायदा है। तो उसको मांगता है कि ये दे दो मुझे लैंप। बूढ़े आदमी ने तो मना कर दिया देने के लिए, तो राजा ने उससे खींच के ले गया। मतलब क्या है? इतना बड़ा राजा है, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना सब कुछ जमीन जायदाद है, फिर भी वो एक छोटे से लैंप को एक बूढ़े आदमी से खींच रहा है। क्या वो राजा फिनेंशियल फ्रीडम में है? नहीं है। मतलब क्या है? फिनेंशियल फ्रीडम एक मेंटल स्टेट होती है। क्लियर है? फिनेंशियल फ्रीडम मेंटल स्टेट है। वेल्थ क्रिएशन इज डिफरेंट, फिनेंशियल फ्रीडम इज डिफरेंट। तो आपको पता करना है कि आपको चाहिए क्या, उसी के ऊपर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बाकी का बुक एक्सप्लेनेशन हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।